Okay, everyone, let us begin with the chapter called as Insurance Claims for Loss of Stock. So, as we always do, सबसे पहले देख लेंगे कि why exactly we are learning this chapter. As the name suggests, insurance claim for loss of stock. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो क्या पता चल रहा है कि डेफिनेटली हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है. ओके और उस स्टॉक का हमने क्या निकाल के रखा था? इंश्योरेंस क्लेम्स निकाल के रखा था, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के रखा था रेदर. अब लॉस हो चुका है बिकॉज इंश्योर्ड था, तो उस लॉस को भरपाई करके देने का प्रॉमिस किया था इंश्योरेंस कंपनी ने कि आप प्रीमियम भरो, पॉलिसी निकालो, इन केस लॉस होता है तो आपको क्लेम मिलेगा. तो आज वक्त आ गया है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने का. सो क्लेम कितना मिलना चाहिए हमको? व्हाट शुड बी द क्लेम दैट वी शुड बी रिसीविंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी? दैट वी विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर को पॉपुलरली फायर इंश्योरेंस क्लेम्स इसीलिए बोला जाता है. रीजन, अगर फायर हुआ और आपने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के रखा है तो आग में जितना भी आपका स्टॉक का नुकसान हुआ, उस स्टॉक का इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना क्लेम मिलना चाहिए वो आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं. दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज आल्सो कॉल्ड एज फायर इंश्योरेंस क्लेम्स और इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. सो एक बात तो आप डेफिनेटली मान के चलो कि एवरी क्वेश्चन दैट यू सॉल्व फ्रॉम दिस चैप्टर डेफिनेटली, पक्का एकदम श्योर क्या हुआ रहेगा? फायर हुआ रहेगा. ओके इनफैक्ट क्वेश्चन स्टार्ट ही इसी इंफॉर्मेशन से होता है कि सो एंड सो तारीख को सो एंड सो प्रीमाइसेस में क्या लग गया? आग लग गया. और ढेर सारी डिटेल्स आपको दिए रहेंगे. आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है कि उस बिजनेस को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मिलना चाहिए. दैट वी वांट टू कैलकुलेट. ओके अब प्रॉब्लम ये है कि वी आर अकाउंटेंट्स और हम जो इंफॉर्मेशन, हम जो डेटा निकालेंगे वो अकाउंट से निकालेंगे. एंड वी फाइनलाइज अवर अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. हम लोग साल के आखिरी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं. से फॉर एग्जांपल मेरा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2024. ओके सो 31 मार्च 2024 को मेरा बुक्स क्लोज हुआ. इस दिन मैंने क्या बनाया? इस दिन मैंने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मैंने बनाया बैलेंस शीट. ओके बट आग थोड़ी ना बरोबर 31 मार्च को लगेगा. आग तो कभी भी लग सकता है. से फॉर एग्जांपल आग लगा 15 अप्रैल 2024 को और आप इंश्योरेंस कंपनी में कब जाओगे? आग लगने के अगले दिन 16 अप्रैल 2024 कि भाई हमारा कल बिजनेस में आग लग गया और हमारा स्टॉक का नुकसान हो गया, प्लीज हमको क्लेम दो. सो जो पहला सवाल आपके पास इंश्योरेंस कंपनी करेगा, ठीक है हम क्लेम देंगे लेकिन आप ये तो बताइए कि आपके पास जो आग लगा, आपके बिजनेस में आग लगा, कितने रुपीस का स्टॉक जल गया? एंड द आंसर इज आपको पता ही नहीं क्योंकि आग लग गया, गुड्स तो पूरा चला गया. और आपको ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि आग लगने के पहले कितने रुपीस का गुड्स मेरे प्रीमाइसेस में था. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज, आग लगने के इमीडिएट पहले 15 तारीख को से फॉर एग्जाम्पल 6 बजे आग लगा, तो 6 बजे आग अगर लगा तो 6 बजे कितना गुड्स था मेरे गोडाउन में वो मुझे पता रहना चाहिए. तभी तो मैं ये पता लगाऊंगा कि कितने रुपीस का गुड्स मेरा जल गया. And it is very difficult to find out what was the stock on 15th April because I don't close my books every day, isn't it? I close my books on 31st March because I follow financial year ending. सो प्रॉब्लम ये है, मुझे ये जरूर पता है कि 31 मार्च 2024 को स्टॉक कितना था क्योंकि मैंने उस दिन बैलेंस शीट बनाया. बट आग तो 15 अप्रैल 2024 को हुआ. मुझे ये नहीं पता 15 अप्रैल 2024 को मेरे पास कितने रुपीस का स्टॉक था. सो पहला सवाल ये पूछा जाएगा, व्हाट वाज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? जिस दिन आग लगा उस दिन स्टॉक कितना था आपके पास? और वो बहुत चैलेंजिंग चीज है बिकॉज आपको थोड़ी ना पता था आग लगने वाला है. आपको थोड़ी ना पता था कि आग लगने वाला स्टॉक कॉल काउंट करके रखूं. नो, आग एक एक्सीडेंट है, आपको पता ही नहीं था और आग लगने के बाद स्टॉक तो पूरा जल गया. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंश्योरेंस कंपनी रेडी है क्लेम देने को, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि बताओ आग लगने के पहले आपके पास कितने रुपीस का गुड्स था.
और वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर आप स्टेप 1 क्रॉस कर गए तो स्टेप 2 और स्टेप 3 इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। तो उसी के ऊपर फोकस करो। 2 और 3 आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। देयर आर 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तीसरे स्टेप में आपको फाइनल आंसर मिलेगा, बट सबसे क्रूशियल जो है वो है स्टेप 1। सो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट 15 तारीख को जब आग लगा मेरे पास कितने रुपीस का गुड्स था। स्टेप 1 में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये ढूंढने के लिए आई विल प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट जिसका नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है इसका नाम सर? इसका नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बोला जाता है? रीजन यही है, ये कोई फाइनल अकाउंट्स वाला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। फाइनल अकाउंट्स वाला ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्यों बनाया था? ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने के लिए। यहाँ पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं आया हूँ आग लगते समय मेरे पास कितने रुपीस का गुड्स था वो ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का होता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट उस पीरियड के लिए होता है। किस पीरियड के लिए? फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ फायर। आखिरी बैलेंस शीट जब बना उस पीरियड से लेके आग लगा उस पीरियड तक का जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट शुरुआत किससे होता है? ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? सिंपल, पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक इज माय ओपनिंग स्टॉक। मेमोरेंडम पीरियड स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल से, बिकॉज आखिरी बैलेंस शीट बना कब था? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा? 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। क्या मुझे 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक पता है? यस। कैसे पता? बिकॉज मैंने फाइनल अकाउंट्स बनाया है। इन सिंपल वर्ड्स, लास्ट बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेमोरेंडम पीरियड का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। ओके। यहाँ पर आप परचेजेस लिखोगे, साल भर का लिखोगे क्या? नहीं, सिर्फ इस पीरियड का। ये पीरियड कौन सा है? ये पीरियड है 1 अप्रैल 2024 टू 15 अप्रैल 2024, राइट। लास्ट बैलेंस शीट से लेके आग लगने तक का पीरियड। आग तो गोडाउन में लगा है, ऑफिस में तो परचेस का फाइल रहेगा, तो आपको पता होगा ना पिछले 15 दिन में परचेस कितना हुआ, वो लाके इधर लिखिए। सिमिलरली सेल्स का फाइल देखिए और आप ढूंढिए पिछले 15 दिन में सेल्स कितना हुआ, वो लाके यहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए। 15 दिन का आपको वेजेस पता होगा, 15 दिन का आपको कैरेज इनवर्ड पता होगा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सिंपल वर्ड्स, पिछले 15 दिनों में लास्ट बैलेंस शीट के डेट से लेके मेमोरेंडम का जो पीरियड है, फायर होने तक का जो पीरियड है, उसका ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सेल सब रिकॉर्ड कीजिए। अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कि नॉर्मली हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं। सर इसकी क्या जरूरत है? सिंपल, मुझे स्टॉक ढूंढना है और स्टॉक किधर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा? 15 अप्रैल का क्रेडिट साइड में। सर कैसे? 15 अप्रैल इज द क्लोजिंग पीरियड। क्लोजिंग पीरियड का स्टॉक जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। वो कहां पर मिलना है मुझे? क्रेडिट में। तो अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में मिलना है तो डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट होना जरूरी है। सो आपको क्या दिया रहेगा? परसेंटेज। वो परसेंटेज आप किस पे अप्लाई करोगे? सेल्स पे। आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया और आप लोगे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल। नॉर्मली हम ट्रेडिंग क्रेडिट का टोटल लेते हैं बिकॉज उधर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना। यहाँ पर हम लेंगे डेबिट का टोटल। ओके। और क्रेडिट साइड में जो आएगा दैट इज नथिंग बट योर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है जो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। दैट्स इट, स्टेप 1 डन। ओके। देखिए क्या बोलता है स्टेप 1। 3 स्टेप है, उसमें से पहला स्टेप, to calculate stock on the date of fire, we will prepare memorandum trading account. Memorandum trading account is a trading account prepared from the date of last balance sheet to the date of fire. क्लोजिंग स्टॉक लास्ट बैलेंस शीट का, मेमोरेंडम पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बने। परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस मेमोरेंडम पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देने का। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आपको दिया रहेगा, वो किस पे अप्लाई करेंगे? सेल्स पे। ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्रेडिट साइड में जो बैलेंस फिगर मिल रहा है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का, वो कुछ और नहीं है, आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है। स्टेप 1 डन, वेरी इजी। ओके। सो आप खुशी खुशी चले गए इंश्योरेंस कंपनी के पास बोलने को। फॉर एग्जाम्पल इधर 1 लाख आया, आप बोल रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को कि आग लगने के पहले हमारे पास 1 लाख रुपए का गुड्स था।
अगला क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी करेगा, 1 लाख का गुड्स था, ठीक है, लेकिन ये बताइए इसमें से कितने का गुड्स जल गया, आपका नुकसान कितना हुआ, वो हम आपको भरपाई करके देंगे, ऐसा प्रॉमिस किया था हमने. So that is what is taking you to the second step, that is loss by fire. आपको पता है इतने रुपीस का स्टॉक था, वो लिख लीजिए, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1 लाख रुपए का गुड्स था. अब आपको क्या चाहिए, कितने का स्टॉक आपका जल गया, नुकसान हो गया. बहुत सिंपल है. जब आग लगा होगा तो आपने आग को रोकने की तो कोशिश की रहेगी, फायर ब्रिगेड बुलाया रहेगा, पानी डाला रहेगा, थोड़ा बहुत गुड्स साइड में निकाला रहेगा. तो आपको पता है कि आपका 20,000 रुपए का गुड्स बच गया, आपका 20,000 रुपए का गुड्स बच गया, जिसको हम बोलेंगे सैल्वेज. सो व्हाट इज सैल्वेज? सैल्वेज इज द गुड्स सेव्ड फ्रॉम फायर. सो 1 लाख का गुड्स था, 20,000 का गुड्स बच गया, तो कितने का लॉस हुआ? 80,000. दैट्स इट, हो गया स्टेप 2. यही मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था. स्टेप 1 पे फोकस करो, स्टेप 2 बहुत सिंपल है, लॉस बाय. देखिए स्टेप 2, वैल्यू ऑफ गुड्स सेव्ड फ्रॉम फायर विल बी गिवन. सैलवेज दिया रहेगा, उसको आप स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो स्टेप 1 में निकाला है उसमें से माइनस कीजिए, आपको क्या मिल गया? लॉस बाय फायर. एब्सोल्युटली सिंपल. अब आ रहा है थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज क्लेम. आपको वैल्यू ऑफ पॉलिसी दिया हो, कितने रुपीस का पॉलिसी उसने निकाल के रखा है, दैट विल बी गिवन टू यू. कंपेयर दैट विथ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. सर ये क्या है? अरे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में जो स्टॉक है ना, उसको पॉलिसी के अमाउंट से कंपेयर करो. हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम इंश्योरेंस. हो सकता है कि तुम्हारा वैल्यू ऑफ पॉलिसी तुम्हारे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से ज्यादा हो, तो भाई तुमने ज्यादा इंश्योरेंस निकाल के रखा है, ओवर इंश्योरेंस. हो सकता है तुम्हारा वैल्यू ऑफ पॉलिसी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम हो, तो हम उसको बोलेंगे अंडर इंश्योरेंस. डन. ये पहचानना होगा, तभी स्टेप 3 का आंसर निकाल पाओ. ओके. सो अगर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज इक्वल, इट इज ऑप्टिमम इंश्योरेंस. पॉलिसी का कीमत ज्यादा है, ओवर इंश्योरेंस. पॉलिसी का कीमत कम है, अंडर इंश्योरेंस. पॉलिसी का फिगर अगर इक्वल या ज्यादा है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चीज है. स्टेप 2 ही हमारा स्टेप 3 है, स्टेप 2 ही मेरा फाइनल आंसर है. 80,000 का लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी तुमको पूरा 80,000 का क्लेम देगा. वेरी सिंपल. दिक्कत किधर आती है? आपका पॉलिसी आपने कम अमाउंट के लिए निकाल के रखा है और स्टॉक आपके पास ज्यादा था. इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा भाई तुमने कम पॉलिसी निकाला, तो ये पूरा स्टॉक हमारे जिम्मेदारी का नहीं था, तो ये पूरा लॉस भी हमारे जिम्मेदारी का नहीं है, तो हम आपको प्रोपोर्शनेट क्लेम देंगे, जिसको बोला जाता है अंडर इंश्योरेंस में एप्लीकेबिलिटी ऑफ एवरेज क्लॉज. कोई बड़ी बात नहीं. एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज सिंपल कॉमन सेंस है. एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? तुमने स्टॉक 1 लाख का रखा और पॉलिसी कम का निकाला, तो पूरा स्टॉक का जिम्मेदारी हमारा नहीं है. तो लॉस बाय फायर जो हुआ 80,000 का, वो भी पूरा हम आपको भरपाई करके नहीं देंगे, हम आपको प्रोपोर्शनेट देंगे. सो एवरेज क्लॉज का एक फॉर्मूला है क्लेम निकालने का. फॉर्मूला एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, इसको बनाने वाले ने फॉर्मूला करके नाम दिया है. एक्चुअली ये प्रोपोर्शनेट है कि इतने का स्टॉक था, इतने का पॉलिसी निकाला, इतने का लॉस हुआ, हम कितने का क्लेम देंगे. तो क्लेम इक्वल्स टू, उस लॉजिक से, वैल्यू ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस बाय फायर. सर ये सब है क्या मेरे पास? यस, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, उसी वजह से तो पता चला आपको कि अंडर इंश्योरेंस है. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या है? स्टेप 1 का आंसर. लॉस बाय फायर क्या है? स्टेप 2 का आंसर. लिखो, क्लेम मिल गया. अच्छा, ये हर क्वेश्चन में करना पड़ता है क्या? नहीं, ये उसी क्वेश्चन में करना पड़ता है जिस क्वेश्चन में अंडर इंश्योरेंस होता है. अगर अंडर इंश्योरेंस नहीं है तो फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है. अगर ऑप्टिमम और ओवर इंश्योरेंस है तो आपका स्टेप 2 ही आपका फाइनल आंसर है, स्टेप 3 हो जाएगा. सर ऐसे क्यों? सिंपल, जितना स्टॉक था उतने का पॉलिसी निकाला है ऑप्टिमम, तो पूरा लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी का भर के देने का जिम्मेदारी है. दे विल गिव द एंटायर क्लेम. ओवर इंश्योरेंस है तो और बढ़िया बात है, तुमने ज्यादा का पॉलिसी निकाला है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम आपको देगा भरपाई करके. इंश्योरेंस कंपनी बैक स्टेप ले लेता है ओनली इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है.
That's it. Believe me or not, that is the entire chapter of steps to calculate insurance claims. स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर निकालो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, लॉस बाय फायर निकालो सैलवेज निकालकर लेस करके, वैल्यू ऑफ पॉलिसी को स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से कंपेयर करो, इसमें थोड़ा संभाल कर वैल्यू ऑफ पॉलिसी को स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से कंपेयर करना है स्टेप 1 के आंसर से, ना कि स्टेप 2 के आंसर से। ओके, उसमें अगर ऑप्टिमम ओवर आ गया तो बहुत बढ़िया, जो लॉस बाय फायर है वही क्लेम है। अंडर इंश्योरेंस रहेगा तो जो आपका एवरेज क्लॉस का फॉर्मूला है वो अप्लाई करने का क्लेम का आंसर आ जाएगा। ये देखिए स्टेप 3, to calculate the amount of claim it is important to understand the type of policy. Okay, to understand the type of policy, value of policy given in the question should be compared with stock on the rate of fire step 1 से। 3 सिचुएशन हो सकता है, इक्वल हो सकता है तो ऑप्टिमम, ज्यादा हो सकता है तो स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से, अगर पॉलिसी ज्यादा है तो ओवर, कम है तो अंडर। ओके, ऑप्टिमम और ओवर में लॉस बाय फायर ही क्लेम बनेगा, लेकिन अंडर इंश्योरेंस में एवरेज क्लॉस एप्लीकेबल होगा और इस फॉर्मूला से हम क्लेम निकालें। किसी किसी क्वेश्चन में आपको पॉलिसी का अमाउंट ही नहीं दिया रहता, तो हम क्या करेंगे स्टेप 3 में, कोई बात नहीं, जब पॉलिसी का अमाउंट ही नहीं तो हाउ विल वी कैलकुलेट, सिंपल एज्यूम करने का ऑप्टिमम या ओवर इंश्योरेंस है और लॉस बाय फायर ही मेरा क्लेम है। दैट इज द थियरी बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, ये आपको समझना है। ओके, अब मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको सॉल्व करके देता हूं और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। जो हमने अभी स्टेप्स देखे वो आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में आसान। जरा गो थ्रू कीजिए आपका क्वेश्चन। क्या बोला है देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चंस में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डेट ऑफ फायर को अच्छे से नोट डाउन करो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरी बैलेंस शीट कब बनाता है नोट डाउन करो। कोई जून में बनाता है, कोई दिसंबर में बनाता है, कोई मार्च में बनाता है। प्रैक्टिकली तो मार्च में ही बनता है, बट क्वेश्चन में कैसे भी दिया रहेगा तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दोस थिंग्स। ओके, आग कभी लगा, मैंने जैसे बताया था हर क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन से चालू होगा कि फायर हुआ, तो फायर 12 जून को हुआ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वेर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे स्टॉक तो जल गए, लेकिन कॉस्ट ऑफ सैल्वेज स्टॉक 22,400 आपका सैल्वेज। इन एडिशन सम स्टॉक वॉज सैल्वेज इन डैमेज कंडीशन एंड इट्स वैल्यू इन दैट कंडीशन वॉज एग्रीड टू ₹20,800। मतलब दो स्टॉक है, 22,400 का पूरा बचा लिया। मतलब आग सपोज वन कॉर्नर ऑफ द फैक्ट्री लगा था, इस कॉर्नर में आग लगा ही नहीं था, तो यहां तक आग पहुंचने के पहले हमने क्या कर दिया, 22,400 के गुड्स को अलग कर दिया। फिर थोड़ा गुड्स डैमेज हो गया था लेकिन उसको भी हमने अलग किया, बट उसका वैल्यू सिर्फ कितना है, 20,800। इन सिंपल वर्ड्स, ये भी मेरा सैलवेज है, ये भी मेरा सैलवेज है। तो जब मैं सैलवेज लेस करूंगा स्टेप नंबर 3 में, 2 में सॉरी, दोनों चीजों को मैं ऐड करके मेरा टोटल सैलवेज आएगा और कुछ। ठीक है, आग कभी लगा देखो 22 को, आपको 21 का स्टॉक दिया है, 31 दिसंबर 2021, मतलब इनका हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिसंबर को क्लोज होता हो, तो आखिरी दिसंबर लास्ट बैलेंस शीट का स्टॉक है ये 1,70,000। क्या है ये, यस इट इज मेमोरेंडम पीरियड का ओपनिंग स्टॉक। तो मेमोरेंडम पीरियड स्टार्ट कब होगा, दिसंबर 2021 का अगला दिन क्या है, 1 जनवरी 2022। खत्म कब होगा, आग लगने तक, ये देखिए 1 जनवरी 2022 से 12 जून 2022। क्या है ये, मेमोरेंडम पीरियड। इस पीरियड में परचेस कितना हुआ वो दिया है और सेल्स कितना हुआ वो दिया है। ओके, दैट इज व्हाई दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेमोरेंडम पीरियड का परचेस और सेल्स। On the basis of his accounts for the past 3 years, it appears that he earns on an average a gross profit of 25% on sales। देखिए जीपी रेशियो दे दिया है 25% on sales। Mr. Gupta has insured his stock for ₹1,20,000। कितने का पॉलिसी निकाल के रखा है, 1,20,000 का। ये हमको स्टेप 3 में काम में आएगा, ये चेक करने के लिए कि वेदर इट इज ऑप्टिमम ओवर और अंडर इंश्योरेंस। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द क्लेम, क्लेम का अमाउंट निकाल। ओके, सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारे के सारे व्हाट यू कॉल एज पॉइंट जो हमने थियरी में देखा वो आपको
मदद करेगा समझने के लिए। ओके, सो विल जस्ट सी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, काफी इजी है, स्टेप्स देखोगे तो आपको समझ जाए। प्रोपराइटर का नाम आएगा, बता देने का हम क्लेम कैलकुलेट कर रहे हैं। किस चीज का क्लेम? फायर हुआ था 12 जून 2022 को। स्टेप 1, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, उसका पीरियड। इमीडिएटली हम लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक। ये देखिए, हमारा मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक क्या है? पिछले क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 1,70,000। फिर इस दरमियान जो परचेजेस हुए थे वो रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए, आपका परचेज कितना हुआ था? 2,21,000। आपका सेल्स कितना हुआ था? आपका सेल्स हुआ था 3,08,000। अब क्या करोगे आप? वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं है, दिया होता तो डेबिट करते। अब आप रिकॉर्ड करोगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे हमने देखा था 25% ऑन सेल्स, इसको सेल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। 3,08,000 इंटू 25%। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल लोगे। यू विल टेक द टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एज आई सेड इन द थियरी, स्टॉक ढूंढना मेरा टारगेट है। ओके, ये जो आया बैलेंसिंग फिगर, इसको हम बोलेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हो गया स्टेप 1। हाउ सिंपल इट इज। मतलब आग लगने के पहले मेरे पास 1,60,000 रुपए का गुड्स था। ओके, ना स्टेप 2, देखना है कि इसमें से कितने का गुड्स जल गया। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय, ये बहुत सिंपल है। आप क्या ले लो? पहला स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कहाँ से आएगा? स्टेप नंबर 1 से। इसमें से क्या लेस करोगे? सैलवेज। दो सैलवेज है ना मेरा, ये देखिए, 22,400 और 20,800। 22,400 प्लस 2,800। सो वी विल गेट द टोटल सैलवेज। लॉस बाय फायर मिल गया, हो गया स्टेप 2। इज एज सिंपल एज दैट। स्टॉक में से सैलवेज माइनस करो, यू विल गेट लॉस बाय फायर। ओके, अब स्टेप 3 में कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं करना है, सिस्टमैटिकली कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या लिख के लेने का? वैल्यू ऑफ पॉलिसी। क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब ने 1,20,000 का पॉलिसी दिया हुआ है। फिर देखने का अपने पास स्टॉक कितना था। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर देखिए 1,60,000। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, स्टेप 2 के आंसर को कंपेयर करते हैं पॉलिसी के साथ। बी केयरफुल, स्टेप 1 के साथ कंपेयर करना है। नोटिस कीजिए ध्यान से, भाई वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो कम है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से। वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो कम है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से। इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। तो क्या एप्लीकेबल होगा? एवरेज क्लॉज। तो क्लेम निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय लॉस बाय फायर, राइट। हमारे पास तो सब कुछ है। वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितना है? 1,20,000। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? स्टेप 1 का आंसर 1,60,000 इंटू लॉस बाय फायर कितना हुआ? स्टेप 2 का आंसर 1,16,800। एंड इसको सॉल्व करेंगे, हमको मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला क्लेम, दैट इज ₹87,600। दैट्स इट, दैट इज हाउ यू प्रेजेंट द आंसर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। आई होप इट वाज वेरी इजी। इसमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको संभालना है। तो उसमें से एक एडजस्टमेंट जो है मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब आप स्टेप 1 में हो और आप इस परसेंटेज को अप्लाई करते हो, रिमेंबर, ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन में ये जो परसेंटेज दिया है, ये परसेंटेज ऑन सेल्स ही रहे। दिस परसेंटेज शुड बी ऑन सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में ऑन सेल्स था ना, उसलिए मैंने बेफिकर अप्लाई कर लिया। बट माय डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स दिस परसेंटेज जानबूझ के विल बी गिवन एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट। ओके, एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट।
दैट केस यू शुड बी अलर्ट। ऑन सेल्स दिया डायरेक्टली अप्लाई करो, ऑन कॉस्ट दिया है तो दिए हुए परसेंटेज को अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज को। तो उसके लिए कन्वर्जन टेबल है, उसको अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, अकाउंट्स में कई चैप्टर्स में आपको ये काम में आएगा। ओके, दिस इज द परसेंटेज टेबल। सी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या तो दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो क्या, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल दिया रहेगा तो क्या, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था। तो हमने कुछ उसको छेड़छाड़ किया क्या, नहीं, वी अप्लाइड इट डायरेक्टली, हमने उसको डायरेक्टली अप्लाई किया। बट अगर वो परसेंटेज ऑफ क्या दिया होगा, कॉस्ट, एग्जाम में भी आप ध्यान से रखिए, भाई परसेंटेज डायरेक्टली अप्लाई करने लायक है क्या। ऑन सेल्स रहेगा तो डायरेक्टली अप्लाई करने का, ऑन कॉस्ट रहेगा तो आप उसको कन्वर्ट करोगे इनटू परसेंटेज ऑफ सेल्स। कन्वर्ट करके जो परसेंटेज आया, दैट यू शुड अप्लाई इन द क्वेश्चन। सो ये टेबल देखिए, ये सेंटेंस पढ़िए आप। इफ इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इट शुड नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, it should be converted into percentage of sales and then applied on sales। कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर कोई चीज 100% ऑफ कॉस्ट है तो वो 50% ऑफ सेल्स है, 50% ऑफ कॉस्ट है तो 33.33% ऑफ सेल्स है, 33.33% ऑफ कॉस्ट है तो 25% ऑफ सेल्स है, एंड सो ऑन। बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है ना, शॉर्टकट करेंगे। 100 को हम 1/1 बोलेंगे तो 51/2 हुआ, 51/2 हुआ ना। सो 33.33 1/3 हुआ, ये देखिए। 25 1/4 हुआ, 20 1/5 हुआ, 16.66 1/6 हुआ। तो ये याद रखने के लिए कितना सिंपल है, 100% इज 1/1, 50% इज 1/2, 33.33% इज 1/3, 25% इज 1/4, 20% इज 1/5, 16.66% इज 1/6। सर इससे क्या होगा, अब इधर देखिए और इधर देखिए, इन दोनों को देखिए। जो 1/1 ऑफ कॉस्ट है वो 1/2 ऑफ सेल्स है, जो 1/2 ऑफ कॉस्ट है 1/3 ऑफ सेल्स है। देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इसको यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला है द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25% ऑफ कॉस्ट, तो क्या हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, बिकॉज ऑन कॉस्ट दिया है। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, याद करने का कि भाई 25% कितना रेशियो में होता है, 25% मतलब 1/4। ओके, 1/4 कॉस्ट का तो सेल्स का कितना, 1/4 कॉस्ट का तो सेल्स का 1/5, 1/5 परसेंटेज में कितना होता है 20%। तो मैं क्वेश्चन में दिए हुए 20%, 25% को अप्लाई नहीं करूंगा, 20% को अप्लाई। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोला है 33.33% ऑफ कॉस्ट। तो कैसे याद करने का, भाई 33.33% ऑफ कॉस्ट मतलब 1/3, 1/3 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25%। तो मैं 33.33% ऑफ कॉस्ट नहीं यूज करूंगा, 25% ऑफ सेल्स यूज करूंगा। अलर्ट रहना पड़ेगा, ऑन सेल्स है तो डायरेक्टली यूज कीजिए, ऑन कॉस्ट रहेगा तो कन्वर्ट करके यूज कीजिए। चलिए आपके लिए एक और एग्जाम्पल, क्वेश्चन में बोला है 20% ऑफ कॉस्ट, 20%, ओके, 1/5, तो उधर 1/6, 1/6 means 16.66%, so I will not use 20%, I will use 16.66%। ओके, चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन में बोला है 50% ऑन सेल्स। स्टॉप, रुक जाइए। जस्ट बिकॉज आपको टेबल पता है हमेशा टेबल यूज नहीं करना है। अभी के एग्जांपल में 50% किसका था, 50% ऑन सेल्स था, इट वॉज 50% ऑन सेल्स। तो कन्वर्ट करने का जरूरत क्या है, डायरेक्टली यूज करो, समझ में आया। ऑन कॉस्ट दिया रहेगा तो ही कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके जो आंसर आया उसको आप यूज करो। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं सीधा आपका ध्यान जीपी रेशियो में लेके जाता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 50% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, 50% ऑन कॉस्ट। तो खुद को पूछने का, क्या मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, द आंसर इज नो, बिकॉज परसेंटेज किसके ऊपर दिया है, कॉस्ट के।
तो कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन टेबल याद करने का। 50 मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 1/3 ऑफ सेल्स, 1/3 मीन्स 33.33%। तो सॉल्व करते समय मैं 50 दिया है वो यूज नहीं करूंगा, मैं 33.33% ऑफ सेल्स यूज करूंगा, दैट्स इट। बाकी सब तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए सैलवेज दिया हुआ है, ये देखिए पॉलिसी का अमाउंट दिया है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए परचेज, ये देखिए सेल्स, ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दीजिए। तीनों स्टेप्स लिखिए, लेकिन ध्यान रहे प्रॉफिट का परसेंटेज 50% नहीं यूज करना है, 33.33% यूज करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। हाउ सिंपल इट इज। एक और चैलेंज है, ये दिया ही नहीं होता है, ये दिया ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा, ऑन सेल्स दिया तो डायरेक्टली अप्लाई करो। अभी जो टेबल सीखा उसमें क्या सिखाया हमको कि अगर ऑन कॉस्ट दिया तो कन्वर्ट करो, बट अगर दिया ही नहीं होगा तो क्या करना है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे इमीडिएटली। ओके, तो इतना समझ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन, ये देखिए, प्लीज सी दिस। If gross profit ratio is not given, what to do with that? Let us try to understand in the next video, which you can view immediately. Okay, I hope this helped you a lot. अच्छे से इसको पॉज करके जितना रिवाइज करना है रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, थियरी वगैरह है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चन, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो ऑन सेल्स है तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 ने सिखाया। ऑन कॉस्ट है तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ने सिखाया। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया ही नहीं है तो क्या करना है, वो नेक्स्ट चैलेंज है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, that I will teach you immediately. Okay, thank you everyone.